हेलो फ्रेंड्स, आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस POL 302 लोक प्रशासन का प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, किसने लोक प्रशासन को राज्यों के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? A. L. D. White, B. H. साइमन, C. D. वाल्डो, D. फिफ्नर एवं प्रेस्थस। तो प्रश्न पूछ रहा है कि किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। तो डी वाल्डो ने। तो प्रश्न नंबर 1 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मुन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य पुस्तक के संपादक का नाम बताइए। तो यहाँ पे हमको बताना है टूवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो ब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक फ्रैंक मोरिनी थे, जो 1971 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो प्रश्न नंबर 2 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के निम्नलिखित में से कौन से विषय हैं? निजी क्षेत्रों के तौर तरीकों को अंगीकार करना, संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों प्रैक्टिसेस को अंगीकार करना। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। संशोधित रिपोर्टिंग व निगरानी तंत्र, निष्पादन लक्ष्य, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को अंगीकार करना। तो ये नवीन लोक प्रशासन प्रबंधन के विषय हैं। तो 3 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। निर्णय निर्माण सिद्धांत को क्रमवार व्यवस्थित करें। सूचना हेतु खोज, समस्या की पहचान, विकल्प का चयन, विकल्प की परिभाषा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समस्या की पहचान होना चाहिए। तो हम देखेंगे समस्या की पहचान सबसे पहले, फिर है सूचना हेतु खोज, फिर विकल्प का चयन, फिर विकल्प की परिभाषा। तो समस्या की पहचान, फिर सूचना हेतु खोज, विकल्प का चयन, विकल्प की परिभाषा। तो प्रश्न नंबर 4 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बनाया? निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बताया है? तो ऐसा बताने वाले थॉमस कार्लाइल हैं, जिन्होंने नौकरशाही को महाद्वीपीय कंटक बताया है। तो 5 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न होगा, यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? प्रशासन विषय वस्तु के अनुसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होगा, यह कथन निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो यह व्याख्या करता है क्या प्रशासन का प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण, प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। तो फ्रेंड्स, 6 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रशासन का संकीर्ण दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 7 है, पोस्ट कोर्प शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पोस्ट कोर्प शब्द का प्रयोग लूथर गुलिक ने किया था। तो प्रश्न नंबर 7 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन किया है? प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का किसने समर्थन किया है? तो फ्रेंड्स, प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थन साइमन ने किया है, लूथर गुलिक ने किया है, स्मिथ, बर्ग व थॉम्पसन ने किया है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है 2, 3, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। एल.डी. वाइट जो है ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है, ये
एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो प्रश्न 8 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ यह कथन किसका है? तो यह कथन लूथर गुलिक का है। तो प्रश्न नंबर 9 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्होंने प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण का समर्थन साइमन ने किया है, लूथर गुलिक ने किया है, स्मिथ, बर्ग और थॉमसन ने किया है। तो 10 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 135। एल.डी. वाइट एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं, डिमाग भी एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो 10 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, किसने यह घोषणा की, अगर हमारी सभ्यता सफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा? चार्ल्स ए. वियर्ड, एल.डी. वाइट, डॉन हैम, ऑडवे टीड। तो अगर हमारी सभ्यता सफल होती है तो यह मुख्य रूप से प्रशासन के पतन की वजह से होगा, ऐसा डॉन हैम ने कहा है। तो प्रश्न नंबर 11 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, राज्य हर जगह है, यह मुश्किल से ही कोई खाली जगह छोड़ता है, यह कथन किस अवधारणा की व्याख्या करता है? तो यह कथन जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर 12 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, सभी उपक्रमों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण की जरूरत होती है और सही ढंग से काम करने के लिए सभी को समान सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन बताना है किसका है? तो हेनरी फेयोल का है। प्रश्न नंबर 13 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक चिंतक लोक और निजी प्रशासनों में भेद नहीं करते हैं? तो हमें यहाँ बताना है कि इनमें से कौन से विचारक हैं जो लोक और निजी प्रशासनों में भेद को नहीं मानता है या अंतर को नहीं मानता है। तो हमें ये बताना है कौन ऐसा विचारक है। तो हेनरी फेयोल जो है ये लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद नहीं करते हैं। एल. आर्विक भी लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद को नहीं करते हैं। एम.पी. फॉलेट भी नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ 14 का डी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 हेनरी फेयोल, एल. आर्विक, एम.पी. फॉलेट लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद नहीं करते हैं। वह विचारक जो लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद करते हैं तो पॉल एच. एपलवी है, सर जोसिया स्टैम्प है, हर्बर्ट साइमन। ये तीनों लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भेद को स्वीकार करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, हमारे सामने अब कोई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हेनरी फेयोल का है। 15 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक चिंतकों ने लोक और निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो ये बताना है कि कौन लोक और निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा उत्तर जो होगा वो 16 का सी होगा। 1, 3, 4 पॉल एच. एपलवी, सर जोसिया स्टैम्प, हर्बर्ट साइमन जो है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद का समर्थन किया है। एम.पी. फॉलेट ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद का समर्थन नहीं किया है। तो 16 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, किसने कहा था कि नौकरशाही वहीं रह सकती है जहां राज्य की समुची सेवा इसके प्रमुख रैंक और फाइल जनता के सामान्य राजनीतिक जीवन से हटा दी जाती है? तो ऐसा कहा है वुडरो विल्सन ने। तो प्रश्न नंबर 18 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद हो जो सिद्धांतकारों और
लागू करने वाले दोनों ही के नियम में समान रूप से एक अंधगम्य एक रूढ़ बन गया है, यह किसने कहा है? तो प्रश्न नंबर 19 है, राजनीति प्रशासन द्विभाजन एक भटकाने वाला विभेद हो जो सिद्धांतकारों और लागू करने वाले दोनों ही के नियम में समान रूप से एक अंधगम्य एक रूढ़ बन गया है, रूढ़ि बन गया है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन जो है CJ फ्रेडरिक का है। तो प्रश्न नंबर 19 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? ए, राजनीति एवं प्रशासन 1900, बी, लोक प्रशासन का सिद्धांत 1928, फ्रेंड्स लोक प्रशासन का सिद्धांत 1927 होगा, तो ये गलत तरीके से मिलाया गया है। सी, प्रशासनिक विज्ञान पर लेख 1937, ये सही है। लोक प्रशासन का अध्ययन की भूमिका 1926, ये भी सही है। तो 20 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो गलत तरीके से मिलाया हुआ है। प्रश्न नंबर 21 है, लोक प्रशासन की निशानी है। तो लोक प्रशासन की जो निशानी होती है फ्रेंड्स, वो व्यवहार में निरंतरता, बी, लोक उत्तरदायित्व, सी, समुदाय सेवा, डी, बाह्य वित्तीय नियंत्रण। तो लोक प्रशासन की निशानी होती है लोक उत्तरदायित्व, लोक उत्तरदायित्व। तो 21 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? तो फ्रेंड्स से बताना है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है। समपार्श्विक समाज, बहुकार्यात्मकतावाद, बी, विस्तृत समाज चयनवाद, सी, विवर्ती समाज कार्यात्मक विशिष्टता, डी, विस्तृत समाज आरोपण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो समपार्श्विक समाज है का जोड़ा बहुकार्यात्मकवाद है, ये यहाँ पे गलत है। तो 22 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, पद सोपान क्रम में संचार के सर से पांव तक जिम्मेदारी के निर्गमन स्तरों से गुजरते हुए श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को सार्वभौमिक रूप में लागू करना शामिल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन LD वाइट का है। प्रश्न नंबर 23 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने पद सोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है? निम्न में से किसने पद सोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है? तो मूने और रेले ने पद सोपान क्रम के स्तरीय प्रक्रिया कहा है। तो 24 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, आदेश की एकता का सिद्धांत कहा है कि ए, एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही अधिक श्रेष्ठों के आदेशों के अधीन होना चाहिए, बी, एक श्रेष्ठ को सिर्फ एक ही अधीनस्थ को आदेश देना चाहिए, सी, किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए, डी, संगठन की सभी इकाइयां एक प्रमुख के प्राधिकार के तहत एकजुट होनी चाहिए। तो आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि किसी कर्मचारी को सिर्फ एक श्रेष्ठ से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो 25 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न में 26 निम्न में से किसने सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुमत का सुझाव दिया है? तो ऐसा सैन्य किस्म के फोरमैन की जगह निर्देशों में बहुमत का सुझाव FW टेलर ने दिया है। तो 26 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है। नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ है कि एक कर्मचारी सिर्फ एक श्रेष्ठ से निर्देश प्राप्त करे, अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है, सी, अधीनस्थ पर श्रेष्ठ का नियंत्रण या देखरेख, डी, नियंत्रण किए जा रहे लोगों की संख्या। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। नियंत्रण के क्षेत्र के सिद्धांत का अर्थ होता है अधीनस्थों की वह संख्या जिनका एक प्रशासन प्रभावी ढंग से निर्देशन कर सकता है। प्रश्न नंबर 28 है, लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है?
तो हमें बताना है कि लोक प्रशासन में प्राधिकार की अवधारणा के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। यह कार्यालय संभालने वालों की विधि संगत व्यक्ति है। यह सार्वजनिक जीवन में प्रशासन की बुनियाद है। प्राधिकार और शक्ति समानार्थी है। यह कानून सांगठनिक परंपरा और प्रमायोजन से निकलता है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 28 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सहावसानी और समान है। 29 है, निम्न में से किसने कहा था कि सुचारू काम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि प्राधिकार और जिम्मेदारी के सभी स्तर सहावसानी और समान है। तो ऐसा उर्विक ने कहा था। तो 29 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किसने प्राधिकार को आदेश देने के अधिकार और आज्ञा पालन करवाने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। तो ऐसा परिभाषित हेनरी फेयोल ने किया है। तो 30 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक है ताकि एक कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके। बी, संगठन के लक्ष्यों का प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। सी, काम के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। डी, साम्राज्य निर्माण की बढ़ती प्रवृत्ति पर काबू पाया जा सके। तो किसी प्रशासनिक संगठन में समन्वय आवश्यक होता है ताकि कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके, संगठन के लक्ष्यों का प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके, काम के पहलू पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समन्वय आवश्यक है ताकि कर्मचारियों के काम में टकराव और दोहराव से बचा जा सके, संगठन के लक्ष्यों का प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। 31 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह किसने कहा था। समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, यह मूनी ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 32 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, तनाव सिद्धांत किसने दिया था। तो तनाव सिद्धांत सेकलर हडसन ने दिया था। 33 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है, किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का मजह मिथक है। तो प्रश्न नंबर 34 जो है, किसने ये कहा था कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का मजह मिथक है। तो ऐसा MP फॉलेट ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 24 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके में वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो ये सही है। दूसरा, इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं है। तो ये भी सही है। तीसरा, इसका एक द्वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है। तो ये भी सही है। चौथा है, यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता। तो यह गलत है प्रत्यायोजन के बारे में, क्योंकि यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन होता है। तो प्रश्न नंबर 35 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 36 है, भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन से शामिल हैं। तो भारत सरकार के सहायक विभागों में कौन से शामिल है। तो कानून मंत्रालय, सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्णय
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग शामिल है। भारत सरकार के सहायक विभागों में संसदीय मामलों के विभाग ये शामिल नहीं है, तो इसलिए 36 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का काम नहीं है? योजना, सलाह, परामर्श, लक्ष्य प्राप्ति। तो स्टाफ एजेंसी का काम लक्ष्य प्राप्ति नहीं होता है, तो इसलिए 37 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? तो इसमें कौन सा सही ढंग से मिलाया हुआ है? औपचारिक प्राधिकार वेबर, ये सही है। आदेश की एकता उर्विक ने नहीं दिया था बल्कि फ्योल ने दिया था। स्वीकृत प्राधिकार फ्योल ने नहीं दिया था, उर्विक ने दिया था। नियंत्रण का विस्तार मोनी ने नहीं दिया था, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र ग्रे क्यूनास ने दिया था, इसलिए 38 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, निम्न में से कौन सी अवधारणाएं वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हुई है? तो कौन सी अवधारणा है जो वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं जुड़ी हुई है? तो मानसिक क्रांति, आदेश की एकता, अंगूठे का नियम, समय और गति का अध्ययन, अंतरीय पीस रेट योजना। तो इसमें से जो है आदेश की एकता और अंगूठे का नियम वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रश्न नंबर 39 का सी सही हो जाएगा। 2 और 3। टेलर की पुस्तक का नाम है शॉप मैनेजमेंट, जो 1905 में प्रकाशित हुई थी। दूसरी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट था, जो 1911 में प्रकाशित हुई थी। और वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो टेलर ने दिया था। प्रश्न नंबर 40 है, टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था? मजदूरों की प्रेरणा को समझना, बी मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझना, सी विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना, डी संगठन में मानव व्यवहार को समझना। तो टेलर द्वारा किए गए प्रयोगों का प्रयोजन था विशेष कार्यों को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोजना, तो 40 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? तो मानव संबंध सिद्धांत किस पर जोर देती है? व्यक्ति पर, प्रेरणा पर, अनौपचारिक समूह पर, संगठन के सिद्धांत पे। तो मानव संबंध सिद्धांत व्यक्ति पे जोर देती है, प्रेरणा पे जोर देती है, अनौपचारिक समूह पे जोर देती है, संगठन के सिद्धांत पे जोर नहीं देती है। तो प्रश्न नंबर 41 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 42 है, टेलर की कृत्यात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? टेलर की कृत्यात्मक निर्देशन की अवधारणा किस ओर ले जाती है? द्वैध निर्देश की ओर, बहुल निर्देश, विशिष्टीकरण, निर्देश की एकता का निषेध। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बहुल निर्देश, विशिष्टीकरण, निर्देश की एकता का निषेध। तो 42 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से किसने नौकरशाही की आलोचना एक ऐसे संगठन के रूप में की जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने व्यवहार को सही नहीं कर सकता? तो ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा एम क्रूजियर ने कहा है। तो 43 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, एल्टन मेयो द्वारा किए गए निम्न प्रयोगों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो एल्टन मेयो के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। बैंक वायरिंग प्रयोग, टेक्सटाइल मिल प्रयोग, प्रकाश प्रयोग, व्यापक साक्षात्कार प्रयोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। 2, 3, 4, 1। यानी सबसे पहले टेक्सटाइल मिल प्रयोग किया था 1923 में, फिर उसने प्रकाश प्रयोग किया था 1924 में, फिर उसने व्यापक साक्षात्कार प्रयोग किया था 1928-1930 के बीच, फिर उसने बैंक वायरिंग प्रयोग किया था 1931 में। एल्टन मेयो की पुस्तक का नाम है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियलाइजेशन सिविलाइजेशन। द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन
इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन जो 1933 में प्रकाशित हुई थी। तो 44 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया है? तो व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया है? तो यह संगठनों में निर्णय निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रश्न नंबर 46 है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो फ्रेंड्स बताना है अनौपचारिक संगठन क्या होता है। तो अनौपचारिक संगठन जो होता है वो भावनात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, परंपरागत होता है, अलिखित होता है। तो प्रश्न नंबर 46 का सी सही हो जाएगा, 2, 3, 4, 6। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? बजट संतुलित होना चाहिए, सही है। बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं, ये गलत है। आकलन सटीक होना चाहिए, भी सही है। कालातीत का नियम, ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 47 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, जो बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न नंबर 48 है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। आम बहस, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुमान की मांग पर मतदान, विधायिका में प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले विधायिका में प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम बहस होती है, फिर अनुदानों की मांग पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक। तो 48 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 5, 1, 4, 2, 3। प्रश्न नंबर 49 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती, संसद कर घटा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही होगा, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा सकती है। तो 49 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 3, 4, 5। यानी संसद जो है कर समाप्त कर सकती है, संसद कर को बढ़ा नहीं सकती है बल्कि घटा सकती है। तो 49 का बी सही है। प्रश्न नंबर 50 है, भारत की संचित निधि पर पर्याप्त खर्च के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह संसद में मतदान का विषय है। दूसरा, यह संसद में बहस का विषय है। तीसरा, यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है। चौथा, यह संसद में चर्चा का विषय नहीं है। पांचवा, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तो सही कूट का चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स इसमें से सही जो है, यह संसद में बहस का विषय है और इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 50 का बी सही हो जाएगा, 2 और 3।